हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम 10वीं क्लास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानकारी हासिल करेंगे जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसके बगैर हम 10th स्टैंडर्ड की जो केमिस्ट्री है, रसायन शास्त्र है, उसको हम सही ढंग से पढ़ ही नहीं पाएंगे। तो बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं महत्वपूर्ण वीडियोज़ अपलोड करूं आपको इसकी नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहे। ठीक है बच्चों, स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये जानते हैं कि हमारे परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से होते हैं। उसके बाद आएंगे बच्चों, उस टॉपिक पे आएंगे। पहले हम जान तो लें कि हमारे परमाणु में बेसिक बातें क्या क्या हमें पढ़नी है। तो परमाणु के मौलिक कण प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट, इसको समझने के लिए आप ये समझो कि आप जिस कोचिंग संस्थान में पढ़ने जाते हो तो वहाँ पे कुछ परमानेंट टीचर होते हैं जो उसमें हमेशा आप वहाँ जब जाओगे तो वो अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। और कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो कभी आते रहते हैं, कभी जाते रहते हैं। तो जो परमानेंट होते हैं उसे मूलभूत कह सकते हैं या मौलिक टीचर कह सकते हैं। ठीक उसी तरह बच्चों, परमाणु के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन अवश्य रूप से, निश्चित रूप से उसमें पाए जाते हैं। तो परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट है स्टूडेंट क्योंकि ये टॉपिक आपको हर कंपटीशन एग्ज़ाम में लगभग पूछे जाते हैं, इसलिए इसकी शुरुआत है। इलेक्ट्रॉन की खोज सर जे थॉमसन ने 1879 ईस्वी में किया था। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने 1886 ईस्वी में, जबकि न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 ईस्वी में किया था। बच्चों, इलेक्ट्रॉन को ई से हम दिखाते हैं, सूचित करते हैं या संकेत है। प्रोटॉन को हम पी से, जबकि न्यूट्रॉन को हम एन से डिनोट करते हैं या दिखाते हैं। बच्चों, प्रोटॉन जो है, इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेशित होता है, प्रोटॉन जो होता है वो धनावेशित होता है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, यानी कि जीरो चार्ज। ठीक है। इलेक्ट्रॉन को दिखाने का सूत्र होता है e⁻⁻, ये p पर पावर प्लस, और ये इस पर कोई चार्ज होता ही नहीं है। तो ये है हमारा इकाई आवेश। क्या है? इसका इकाई आवेश -1 है। चूँकि इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? ऋणात्मक होते हैं, प्रोटॉन धनात्मक होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता है, तो जीरो। बच्चों, आवेश, एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है? तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। ये निगेटिव होता है। प्रोटॉन में इतना ही, सेम ही चार्ज होता है। ये सेम चार्ज काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है प्रोटॉन पे उतना ही चार्ज होता है। बस ये -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, जबकि ये उतना ही होता है, बस ये प्लस होता है। ठीक। तो बच्चों, परमाणु के मौलिक कण कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोजकर्ता सर जे थॉमसन, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन और न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। ठीक। अब देखो, हमें जो पढ़ना है वहाँ पर पहुँचने से पहले हमें क्या क्या जानना ज़रूरी है वो देखते हैं। बच्चों, नील्स बोर ने एक योजना बनाई जिसमें उन्होंने, ठीक है, नाभिक के चारों ओर कक्षाओं में जो इलेक्ट्रॉन कितने रह सकते हैं, अधिकतम संख्या। ठीक है, किसी चीज़ में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो सकती है, इसके लिए उन्होंने ये बोर-ब्यूरी स्कीम दिया। बच्चों, कक्षा होता है KLMN। ठीक है। कक्षा संख्या अगर n = 1 हो, n = 2 है, n = 3 हो, n = 4, तो यहाँ 2n² फॉर्मूला है। बच्चों, ये देखो, कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या
मतलब किसी कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए फॉर्मूला है 2n²। तो यहाँ n का मान 1 है तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो ये 2 हो गया। 2 × 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो 2 4 जा 8। 3 का स्क्वायर 9 हुआ, तो 2 9 जा 18। ठीक है, उसके बाद 4 है तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया और ये 32 हो गया। ये फर्स्ट स्टेप था उस, ठीक है, बोर बेरी स्कीम का। सेकेंड स्टेप कहता है बच्चों कि के कक्षा जो है, हमारा पहला कक्षा के कक्षा जो है, के में कितना, सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन, अधिक से अधिक 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अंतिम कक्षा में और किसी भी कक्षा की अंतिम कक्षा में सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। चाहे कक्षा संख्या कितनी भी हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जबकि देखो बच्चों, अगर कक्षा संख्या 3 है तो उसमें कितना होना चाहिए था, 18, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कहा गया। अगर अंतिम कक्षा है तो उसमें 8 से ज़्यादा हो ही नहीं सकता, जबकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 18। ठीक है, 18 32 भी है, जबकि यहाँ पे कहा जा रहा है नहीं, किसी भी तत्व का हम जब इलेक्ट्रॉन विन्यास लिखेंगे तो अंतिम कक्षा में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता। ठीक, उसके बाद हम परमाणु कक्षा में इलेक्ट्रॉन जो भरते हैं, पहले के में भरेंगे, के फुल हो जाएगा तब एल में जाएंगे, एल फुल हो जाएगा तो एम में जाएंगे, और एम भर जाएगा तो एन में जाएंगे। ठीक, उसके बाद ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, ये जो हमारा बोर ब्यूरी स्कीम दिया गया है, ठीक है, ये 18 से ज़्यादा वाले तत्व पे लागू नहीं होता है। कुछ और इम्पोर्टेंट बात बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु में, ये देखो ये वाला एरिया जो है, ये से नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको दिखा लो, ये नाभिक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं वो नाभिक में उपस्थित होते हैं। कहाँ होते हैं, चूँकि हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉन विन्यास पे पहुंचना है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट में पढ़ेंगे कि प्रोटॉन जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो नाभिक में उपस्थित होता है। जबकि देखो बच्चों, ये जो मैं कलर कर रहा हूँ, ये वाला एरिया, ये नाभिक, ठीक, जबकि ये टोटल ले लिया जाए इस तरह से, ठीक, तो ये एटम होगा। तो देखो, एटम में इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक के चारों ओर, ये जो वृत्तीय कक्षा है, वृत्तीय पथ है, रास्ता है, ठीक है, उसमें क्या करता है, चक्कर लगाता है। जबकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन क्या है, नाभिक के अंदर है। तो अगर बच्चों आपसे पूछा जाए कि नाभिक का मौलिक कण क्या है, तो आपको बोलना है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अगर बोला जाए परमाणु का मौलिक कण क्या है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन भी। सिर्फ ये वाला जो एरिया है, ये वाला बाउंडेड एरिया, इसको नाभिक कहा जाता है। तो नाभिक में तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, लेकिन ये पूरा, ये वाला जो पीला वाला भाग मैंने दिखाया है, ये है हमारा परमाणु। तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन भी है। तो बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होंगे, नाभिक में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होंगे, नाभिक के चारों ओर। कुछ खास कक्षा में क्या होते हैं, वो चक्कर लगाते हैं। ये सारी बातें बच्चों 12th में या फिर 9th में भी है, वहाँ पे पढ़ने का टाइम था। हम जब 9th का सिलेबस स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे हम डिटेल्स में पढ़ाएंगे। बट अभी 10th का हमें क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ना है, फिर 10th का केमिस्ट्री स्टार्ट करना है, इसलिए हम शॉर्ट में पढ़ते हैं। ठीक है, तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थान कहाँ है, नाभिक के चारों ओर जो वृत्ताकार पथ होता है, रास्ता होता है, कक्षा होता है, उस पर वो चक्कर लगाता है, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में उपस्थित होता है। ठीक है, तो नाभिक के मौलिक कण पूछा जाएगा तो आप बोलोगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन परमाणु के मौलिक कण पूछा जाएगा तो परमाणु के अंदर तो नाभिक है। ठीक है, तो परमाणु के मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों हो जाएंगे। ठीक है, ठीक, आगे देखो। अब ये प्रोटॉन जितना होता है, इसी के आधार पे परमाणु संख्या रखा गया। अगर किसी तत्व के नाभिक में सिर्फ एक प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या 1 रखी गई। अगर किसी तत्व के नाभिक में
2 प्रोटॉन है तो उसकी परमाणु संख्या 2 रखी गई। अगर किसी तत्व के नाभिक में 10 प्रोटॉन है, 10 प्रोटॉन होंगे तो उसको बोला गया क्या चीज़, उसका परमाणु संख्या 10 होगा। अर्थात बच्चों यहाँ पे मैंने लिखा है कि नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा गया, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को किससे, परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। मैंने शॉर्ट में वही लिखा है बच्चों, ये नंबर हो गया, नंबर ऑफ, ब्रैकेट को ऑफ पढ़ते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज कॉल्ड Z, यानी कि परमाणु संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा गया, परमाणु संख्या। और परमाणु संख्या को Z से सूचित किया जाता है। और यह है प्रोटॉन की, ब्रैकेट मतलब का, ठीक है, अंदर में P मतलब प्रोटॉन और N मतलब संख्या। तो प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा गया, परमाणु संख्या। अब यहाँ पे थोड़ा फोकस करो इस चीज़ पे, ये इस वाले पे देखो, परमाणु के अंदर जितना इक्वल टू का साइन दिया है मैंने, तो जितनी मात्रा में प्रोटॉन होती है उतनी ही मात्रा में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन होती है। अब प्रोटॉन प्लस होती है, इलेक्ट्रॉन माइनस होती है, अर्थात दोनों का नंबर जो है वो तो इक्वल है, बट आवेश जो है वो विपरीत है, ठीक है। इसलिए परमाणु क्या हो जाता है, उदासीन। अब एक बात बताओ बच्चों, जरा सोचो, एक फैमिली में मतलब 3 रख लो कि कमाने वाला व्यक्ति है, ठीक है। तो 3 कमाने वाला व्यक्ति है, तो सपोज करो एक कमाता है, ठीक है, वो 5 रुपया कमा के लाया, और मान लो कि दूसरा वाला जो है, ठीक है, वो खर्चीला है, वो ना कमाता नहीं है और सिर्फ उड़ाता है, और वो मान लो कि 5 रुपया वो उड़ा देता है। और तीसरा वाला जो है उसको कमाने से और गंवाने से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन, सॉरी इलेक्ट्रॉन, और ये न्यूट्रॉन। तो जितना मात्रा में यहाँ पे क्या देख रहे हो, प्रोटॉन है, उतनी ही मात्रा में इलेक्ट्रॉन है, बट ये माइनस है, ये प्लस है, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज ही नहीं होता। बताओ टोटल एरिया ये जोड़ो तो क्या हो गया, 0, ठीक है। इस तरह से परिवार की कुल कमाई क्या हो गई, 0 हो गई। तो बच्चों यहाँ पे यही समझना है, जितना भी होगा, जितना प्रोटॉन होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, और प्रोटॉन प्लस में होगा और इलेक्ट्रॉन माइनस में होगा, ठीक है। और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज है ही नहीं, तो टोटल चार्ज क्या हो गया, 0। तो इस तरह से 9th का ही एक फेमस क्वेश्चन है कि परमाणु उदासीन क्यों होता है, वाई एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ठीक है। इलेक्ट्रॉन एटम जो है वो विद्युतः या विद्युतः उदासीन क्यों होता है, तो हम बोलेंगे क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या बराबर होती है, और आवेश में क्या होती है, विपरीत होती है। यही कारण है कि परमाणु क्या होता है, उदासीन होता है। अब बच्चों चलो ये विपरीत आवेश की बात बाद में करो। अब देखो क्या पता चला कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ से हमने यहाँ से देखा कि इलेक्ट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, और प्रोटॉन की संख्या को ही क्या कहा गया, Z, यानी कि परमाणु संख्या। तो इसका मतलब बच्चों ये तीनों के तीनों चीज़ क्या हो गए, तीनों के तीनों बराबर हो गए। कौन चीज़, परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये तीनों चीज़ क्या हो गया, आपस में इक्वल, ठीक है। प्रोटॉन, नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन को ही क्या कहा गया, परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या को ही कहा गया परमाणु संख्या, और परमाणु उदासीन होता है इसलिए पता चला कि परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल ही होते हैं, बराबर होते हैं। अब बच्चों देखो यहाँ पे, अगर कोई तत्व X है और उसकी परमाणु संख्या Z है तथा द्रव्यमान संख्या A है, तो हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो X ये एलिमेंट है, नीचे हम Z लिखेंगे, ऊपर A लिखेंगे, ठीक है। या ऐसे भी लिख सकते हो, पहले नीचे Z ऊपर A लिख सकते हो, ठीक है। और न्यूट्रॉन की जो संख्या होती है, न्यूट्रॉन हम कैसे निकालेंगे, देखो बच्चों ये प्रोटॉन है, यानी कि Z को ही तो प्रोटॉन की संख्या बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से देखो Z निकल गया, Z का नंबर निकल गया, इसका मतलब प्रोटॉन की संख्या भी उतनी ही होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी उतनी ही होगी। तो Z मतलब प्रोटॉन की संख्या भी, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी इक्वल हो जाएगी Z के, और ऊपर में है ये द्रव्यमान संख्या। तो अब देखो यहाँ से ध्यान दो, चूँकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान होता है उसको ऐड करते हैं, तो लगभग वो हमारा परमाणु द्रव्यमान
की संख्या के बराबर हो जाती है। अब बताओ न्यूट्रॉन का मान निकालेंगे तो इसको राइट साइड में ले जाएंगे, ठीक है, और राइट साइड में ले जाएंगे तो n बराबर हो गया a माइनस पी। अब बताओ p की संख्या जो होता है क्या वो z के बराबर होता है? हाँ बिल्कुल होता है। यहाँ से तो हमने पढ़ा है कि ये जो p है प्रोटॉन की संख्या है वो z के बराबर होता है। तो हमने प्रोटॉन की संख्या के बदले में क्या लिख लिया? z। तो यहाँ से पता चला कि न्यूट्रॉन की संख्या निकालना होगा तो a में से हम z घटा देंगे, अर्थात बच्चों ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देंगे तो न्यूट्रॉन आ जाएगा। ठीक, अब एक उदाहरण लेते हैं। देखो लिखा हुआ है C614 कार्बन का एक समस्थानिक होता है C14, ठीक है। तो यहाँ C जो है वो कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है, द्रव्यमान संख्या यानी ऊपर वाला, ठीक है, द्रव्यमान संख्या कितना हो गया 14, और परमाणु संख्या यानी कि नीचे वाला, परमाणु संख्या यानी Z, ये हो गया 6। अब बताओ ऊपर वाले में से नीचे वाला घटा देते हैं तो यानी कि फॉर्मूला हो जाएगा n बराबर a माइनस जेड, यहाँ से n बराबर a माइनस जेड, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, न्यूट्रॉन की संख्या निकल जाएगा। तो 14 में से 6 को घटा लो तो आ गया 8। तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ गई? 8 आ गई, ठीक है। उसके बाद बच्चों ये जो निकला है ये वाला 6 जो आया है हमारा, ये किसकी संख्या है? परमाणु संख्या। लेकिन आप जानते हो कि परमाणु संख्या प्रोटॉन की संख्या के और इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होता है। तो इसमें प्रोटॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6, और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी कितनी होगी? 6 ही होगी, ठीक है। ये बात। आगे देखो हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं H11, H12, H13। अब यहाँ से देखो न्यूट्रॉन निकालना चाहेंगे तो 1 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? यहाँ पे 0। यहाँ 2 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 1। और यहाँ 3 में से 1 गया तो न्यूट्रॉन की संख्या क्या हो गई? 2। इसका मतलब बच्चों कि हाइड्रोजन जो है उसमें उसका परमाणु संख्या 1 होता है, प्रोटॉन भी उसमें 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी क्या होगा? 1 ही होगा। अब देखो यहाँ पर इसमें तो खैर ठीक है, ये 3 में से 1 गया तो 2, यहाँ 2 में से 1 गया तो 1, लेकिन इसको गौर से देखो। बताओ बच्चों यहाँ पे न्यूट्रॉन है क्या? नहीं है। इसमें एक प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसकी द्रव्यमान संख्या 1 होती है, लेकिन इसमें क्या नहीं है? इसमें न्यूट्रॉन है ही नहीं। अब बताओ मैंने अभी क्या बताया था, मौलिक कण कितने पाए जाते हैं? हर तत्व में लगभग 3 मौलिक कण हैं, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। लेकिन अब यहाँ पे देखो ये प्रोटॉन 1 है, प्रोटॉन कितना है? 1 है, इलेक्ट्रॉन भी 1 है, लेकिन बताओ न्यूट्रॉन है यहाँ पे? नहीं। तो एक इकलौता तत्व तो हमारा हाइड्रोजन है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या है? 2 मौलिक कण, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन तो हैं, लेकिन न्यूट्रॉन बच्चों उसमें नहीं है, ठीक है। तो आपको ये पूछा जाएगा वो कौन सा ऐसा तत्व है जिसमें सिर्फ 2 मौलिक कण मौजूद रहते हैं। अब हमें जो पढ़ना है बच्चों हम वहाँ पे पहुँचने वाले हैं। देखो ये नाभिक है, ठीक है, और ये पहला कक्षा है। तो पहला कक्षा को क्या कहा जाता है? के, फिर के एल एम एन, के एल एम एन, ठीक है। पहला कक्षा n बराबर 1, पहला कक्षा को के, दूसरा कक्षा को l, तीसरी कक्षा को m और चौथी कक्षा को n कहा जाता है, ठीक। अब गौर से देखो कक्षा के अंदर भी, ठीक है, कक्षा होता है जिसको हम उपकक्षा कहते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ये पहला घर है ना, पहला, तो सिर्फ इसमें S लिखो। क्या लिखो? S। ये दूसरा घर है तो ये S के बाद क्या आ गया? P। दूसरा वाले में S और P दोनों होगा, ठीक है। तीसरा वाले में आओ, S भी होगा, P भी होगा, और उसके बाद ये किसकी बारी आ रही है? SP हो गया और D की बारी। तो तीसरा घर में क्या है? SP और D तीनों है। चौथा वाले में आ जाओ बच्चों, तो देखो यहाँ से SP, D और F। तो इसमें क्या हो जाएगा? चारों के चारों हो जाते हैं, SP, D और क्या? F, ठीक है बच्चों। पहला वाले में सिर्फ S, दूसरा वाले में S और P दोनों हो गया, तो इसमें ना एक S भी है और एक P भी है, तो 2 उपकक्षा हो गया। तीसरा वाले में S उपकक्षा, P उपकक्षा और D उपकक्षा, तीनों मिला के 3 हो गया, और कक्षा भी क्या है हमारा? 3 ही है। और चौथा कक्षा में SP, D, F चारों के चारों आ गए। अब देखो ये चूंकि पहला कक्षा का है इसलिए यहाँ पे क्या लिखोगे? 1। ये दूसरा वाला कक्षा का ये दोनों है तो यहाँ पर भी 2 लिखो और यहाँ पर भी 2 लिखो। ये तीसरा वाला कक्षा है तो यहाँ पर भी 3 लिखो, यहाँ पर भी 3 लिखो और यहाँ पर भी 3 लिखो। ये चौथा कक्षा है
तो यहाँ भी 4 लिखो, यहाँ भी 4 लिखो, यहाँ भी 4 लिखो और यहाँ भी 4 लिखो। ठीक है, तो ये ध्यान में रखो बच्चों। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, वैसे हम इस ना नोट का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चों एक रूल चलता है, हुंड का नियम झुंड में नहीं चलता। देखो बच्चों, पहले इसमें एक क्लॉकवाइज, ठीक है, और एक एंटी क्लॉक। ठीक, तो टोटल कितना हो गया इलेक्ट्रॉन इसमें? 2। ठीक, इसमें आओ, पहले क्लॉकवाइज, ठीक, फिर आओ एंटी क्लॉक। तो देखो टोटल कितना हो गया इसमें? 6 इलेक्ट्रॉन। इसमें आओ, ठीक है, एक ऊपर की तरफ क्लॉकवाइज, ठीक, फिर इधर से भरना स्टार्ट करो। तो देखो 5 दूना क्या हो गया? 10। इधर आओ, बढ़ो, एक 2 3 4 5 6 7, 7 दूना कितना बच्चों? 14। तो एस उप कक्षा में अधिक से अधिक कितना इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? 2। पी में अधिक से अधिक 6, डी में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और एफ में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रह सकते। ठीक है, एस में एक एस की कैपेसिटी सिर्फ 2 होगी, 2 से ज़्यादा नहीं रख सकती इलेक्ट्रॉन। पी जो उपकक्षा है वो 6 से ज़्यादा नहीं रख सकती। ठीक है, डी जो है, ठीक है, वो कितना रख सकती है? सिर्फ और सिर्फ 10 से ज़्यादा नहीं, और एफ 14। अब बच्चों हम जिस टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो, किसी भी तत्व के परमाणु कक्षा जो होती है उसमें, ठीक है, उसके इलेक्ट्रॉन को सजाने की प्रक्रिया या इलेक्ट्रॉन को वितरण करने की जो प्रक्रिया है, बैठाने की जो प्रक्रिया है, उसी को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो बच्चों, जब हम लोग स्कूल में ना बहुत सारे बच्चे होते हैं तो उसको अरेंज किया जाता है, अच्छे ढंग से बिठाया जाता है, उसके अलग अलग कक्षा में ना प्रार्थना हुई और सारे के सारे बच्चे को अलग अलग कक्षा में क्या होगा? बिठाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को बिठाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन को सजाया जा रहा है, इलेक्ट्रॉन का बंटवारा हो रहा है उसके अलग अलग परमाणुओं के कक्षा में। ठीक है, जिसे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहते हैं। अब देखो बच्चों ट्रिक हम कैसे बनाएंगे उसको बहुत गौर से समझने की ज़रूरत है बच्चों। तो देखो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ देखो, पहले क्या करो, जो भी चीज़ें पहले यहाँ पे देख लो, एस है हमारे पास, पी है, डी है और एफ है। ठीक, एस पी डी और एफ है हमारे पास। तो पहले एस को ले लो। ठीक है, एस को जिसको लोगे उसको 2 बार लिखना है। एस को आप 2 बार लिख लो। एस एस हो गया। ठीक, फिर आप क्या करो, यहाँ से आगे बढ़ो, एस और पी दोनों को उठा लो। ठीक है, बैक आना है बच्चों। देखो क्या कैसे आना है, देखो स्कूल हो गया। ठीक है, स्कूल के बाद पब्लिक स्कूल। ठीक है, पब्लिक स्कूल हमने एक बार लिखा, इस चीज़ को फिर से लिखेंगे, पब्लिक स्कूल। ठीक है, जो चीज़ लेंगे उसको 2 बार, जैसे हमने एस को उठाया तो स्कूल 2 बार लिखा। अब हम एस और पी को उठा रहे हैं। ठीक है, इधर आएंगे बच्चों वापस। ठीक है, तो पब्लिक स्कूल 2 बार लिखना है, पब्लिक स्कूल। अब आ जाओ, यहाँ से उठाओ, वापस आओ। ठीक है, अब लिखना है DPS यानी दिल्ली पब्लिक स्कूल। ट्रिक बना लो। ठीक, दिल्ली पब्लिक स्कूल एक ही बार ना लिखा है बच्चों, हमने DPS एक ही बार लिखा है, इसको एक बार और लिखने की ज़रूरत है, दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक, अब आओ, अब देखो यहाँ से हम F से इधर आएंगे, तो मान लो कि F को मान लो फिरोज़ या फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। तो यहाँ से स्टार्ट करो, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल। अच्छा, एक ही बार लिखा गया ना बच्चों, फारू दिल्ली पब्लिक स्कूल हमने एक ही बार लिखा है। अभी हम हर चीज़ को क्या कर रहे हैं? 2 बार लिख रहे हैं।
तो इसी पूरे चीज़ को एक बार और लिखना है, फारूक दिल्ली पब्लिक स्कूल। ठीक, ऐसा हो गया। अब देखो ये पहला लाइन है तो यहाँ पर 1 लिख दो, ये दूसरा लाइन है तो 2 लिख लो, तीसरा लाइन है तो 3 लिख लो, चौथा है तो 4 लिख लो। ठीक, अब आओ यहाँ पे, ये पहला एस है, ये कौन सा एस होगा बच्चों? दूसरा एस। फिर इधर आ जाओ, ये क्या हो जाएगा? तीसरा एस। ये क्या होगा? चौथा एस। ये वाला क्या होगा? 5वां एस। ये वाला क्या हो जाएगा? छठा एस। ये वाला हो जाएगा आपका 7वां एस। ये वाला हो जाएगा आपका 8वां एस। ठीक, अब आओ यहाँ, ये क्या है हमारा? दूसरा पी है, तो ये वाला क्या होगा? तीसरा पी। और इधर आ जाओ, ये चौथा वाला, ये 5वां पी, ये छठा पी और ये 7वां पी। ठीक, अभी देखो 3D है, 3D के बाद यहाँ आ जाओ, फिर से D मिला, इसको हम क्या कहेंगे? 4D। इधर आ जाओ, यहाँ हमको D मिला, इसको क्या कहेंगे? 4 के बाद क्या आएगा? 5D। और ये वाला हो जाएगा 6D। ये देखो 4F है, 4F के बाद इधर आओ, बैक तो जा ही नहीं सकता, इधर आओ, ये हो गया आपका 4F के बाद क्या? 5F। इस तरह से देखो बच्चों हमारा ये ट्रिक हुआ। अब इस ट्रिक का यूज़ हम कैसे करेंगे वो देखो। मान लो बच्चों हमारे पास हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। तो हम पहले क्या करेंगे, ये हमारा उपकक्षा है, तो हम लिख लेंगे 1s। अब बताओ, ये जो 1 लिखा गया ना, ये वाला 1, ये बताता है कि पहली कक्षा है। ठीक है, और पहली कक्षा का कौन सा उपकक्षा है? देखो ये बताता है कक्षा संख्या। कक्षा संख्या के बाद यहाँ जो होता है बच्चों, ये उप कक्षा होता है। ठीक, और इसके ऊपर में हम जो लिखते हैं, ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। ठीक, इस तरह से बच्चों। तो बताओ हमारे पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं? एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसके ऊपर में क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। ठीक, अब देखो तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 1। आते हैं दूसरा जो हमारा तत्व है, मान लो कि हम हीलियम को उठाते हैं, He हो गया, ये 2 है। अब देखो हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे? यहाँ से, तो हम 1s लिख लेते हैं। ठीक है, अब बताओ हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2 हैं। और बच्चों हमने बताया आपको कि S की कैपेसिटी कितनी होती है, यहाँ पे लिख लेते हैं S, P, D एंड F। S की कैपेसिटी 2, P की 6, D की 10 और F की कितनी? 14। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे 2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? क्या S जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन नहीं रख सकता? बिल्कुल रख सकता है बच्चों। S में क्या हम 2 रख सकते हैं। अब मान लो कि लिथियम है, लिथियम का होता है परमाणु संख्या 3, तो इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे? 3 ही होंगे। तो यहाँ पे लिख लो 1s। क्या 3 लिख सकते हैं? नो, गलत, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं S की कैपेसिटी कितनी है? 2 ही रखने की है, ये 3 नहीं रख सकता, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 रख देंगे। लेकिन हमारे पास देखो अभी 3 इलेक्ट्रॉन में 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमने लिख दिया, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो इसके लिए अब क्या होगा? अगला कक्षा देखो, अगला उपकक्षा क्या है? 1s का काम हो चुका है, अब किसकी बारी है? 2s की। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 2s। हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हम लिख चुके हैं, तो कितना बचा हुआ है? 1। तो ये हो गया हमारा। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया? पहला कक्षा में 2 और दूसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन। थोड़ा हम स्पीड में भागते बच्चों, कार्बन ले लेते हैं। कार्बन का कितना होता है? 6 होता है, तो 1s। ठीक है, 1s के बाद क्या होगा? 1s में 2 लिख लो, फिर 2s में भी 2 लिख लो, फिर आ जाएगा देखो यहाँ पे 1s के बाद किसकी बारी? 2s की, और 2s के बाद, ठीक है, ये लाइन हो गया ख़त्म, इस लाइन की बारी आ रही है। ठीक है, तो अब हम क्या उठाएंगे? 2p। ठीक, तो यहाँ पर लिख लो 2p। अब देखो 2 और 2 4 हो गया, हमारे पास कितना है? 6 पुराना है, तो 4 हो गया है, तो कितना बचा हुआ है? 2, तो यहाँ से हो गया। अब ये बच्चों देखो यहाँ 2 हो गया, और ये 2 और 2 रखा हुआ है, तो ये दोनों एक ही कक्षा है, जिसमें
दूसरा कक्षा में ये S को उप कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है और P उप कक्षा में भी 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 + 2 कितने हो गए? दूसरा कक्षा, ये दोनों मिला के दूसरा कक्षा होगा, तो इसमें हो गया 4। फिर मान लो हम उठा लेते हैं सोडियम। सोडियम का इलेक्ट्रॉन, ये परमाणु संख्या कितना होता है? 11। तो 1s, बच्चों पहले यहाँ पे देखो, ठीक है, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, ठीक है। तो हम 1s के बाद 2s लिख लेते हैं, 2s के बाद 2p लिख लेते हैं, और 2p के बाद क्या आता है देख लो, 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, ठीक। अब देखो हमारे पास 11 इलेक्ट्रॉन है, s उप कक्षा कितना रखता है? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर यहाँ पे ऐसी है तो 2 इसको दे देंगे, ठीक है। सॉरी बच्चों, कोमा हम कहाँ रखेंगे? जहाँ 2 और 2 खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसी कक्षा में 2 उपकक्षा है, 2s और 2p, ठीक। तो यहाँ पे आप क्या रखोगे? अब बताओ आप, p की कैपेसिटी कितनी है? p की कैपेसिटी है 6 रखने की, s की कैपेसिटी है 2 रखने की, d की है 10 और f की है 14, ठीक है। तो यहाँ पे तो हम 6 रख ही सकते हैं, हमारे पास हैं भी। तो 2 + 2 4 हो गए, 4 और 6 कितने हो गए? 10। एक और बच रहा है, तो यहाँ पे हम ये s जो है वो 2 रख सकता है इलेक्ट्रॉन, लेकिन हमारे पास तो सिर्फ कितना है? 10 पुराने के लिए, 11 पुराने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन हमारे पास में बाकी है। 2 + 2 4 हो गए, 4 + 6 10 हो गए, और 1 11 हो गए। अब मान लो कि क्लोरीन है, सपोज करो क्लोरीन का 17 होता है। तो पहले है 1s, 1s के बाद देखो यहाँ से 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s। तो चलो यहाँ पे हम क्या रख लेंगे? s की कैपेसिटी 2 की है, 2 रख देंगे। फिर s है, फिर s की कैपेसिटी 2 है, 2 रख देंगे। p की कैपेसिटी कितनी? 6 है, तो 6 रख देंगे। और s है, इसकी कैपेसिटी कितनी है? 2, तो रख दिए। अब देखो 2 + 2 4 हो गए, 4 + 6 10 हो गए, 10 2 12 हो गए, 17 तो पूरे नहीं। तो अब देखो 3s के बाद क्या आता है वो देखो बच्चों, 3s के बाद क्या आता है? 3p, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे क्या? 3p लिखेंगे। अब बताओ, ये हो गया 2 2 4, 4 6 10, 10 2 12। आपको 17 पुराने के लिए कितना चाहिए? 5। हम 5 लिख सकते हैं कि क्योंकि p की कैपेसिटी 6 है, और ये 5 तो रख ही सकता है ना। एक बात समझो कि एक बेड या एक नैया है, सपोज करो नौका है ना, नैया है, उसकी कैपेसिटी है 5, 6 जने को बैठा सकता है। तो 5 तो इस पर बैठ ही सकते हैं, 6 से ज़्यादा होंगे तब ना नहीं बिठा सकता है वो। 5 तक तो बिठा सकता है, कम तो चलेगा। तो ये 5 इस पर रख लिया। तो बच्चों ये पे देखो, ये पहला कक्षा 1 लिखा हुआ है, तो पहला में कितना इलेक्ट्रॉन है? ऊपर में देखो 2। अच्छा, ये दूसरा है, और ये दोनों मिला के दूसरा कक्षा हो गया, ठीक है। जिसमें दूसरे कक्षा में s उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, और p उप कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? ये 2 जो 2 है ना, ये वाला 2 ये बताता है उप कक्षा। कौन सा? उप कक्षा संख्या। ये 2 ना, कक्षा संख्या, ये कक्षा 2 है, यहाँ भी 2 लिखा हुआ है, ये भी कक्षा 2 है। और ये जो है दूसरी कक्षा की s उप कक्षा है, s उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 2। और दूसरी कक्षा की p उप कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो दोनों मिला के क्या हो गया? दूसरी कक्षा में 8 हो गया। तीसरी कक्षा में देखो, यहाँ भी 3 लिखा हुआ, यहाँ भी 3, तो ये दोनों के दोनों क्या है? तीसरी उप कक्षा है। यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5 है, तो कितना हो गया? 7, ठीक। एक और देख लेते हैं बच्चों। मान लो कि आपके पास क्या है, कुछ रख लो, मान लो आर्गन है। आर्गन का कितना होता है? 18, ठीक है। तो 1s, 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p। बच्चों ये सब जो मैं लिख रहा हूँ 1s के बाद 2s, 2s के बाद 2p, ये हमने ये ट्रिक बनाया था। आपको मैंने ट्रिक बनाना सिखाया ना, आपको क्या करना है, ठीक है, लाइनिंग एकदम सीधा रखना है। तो एस एस स्कूल स्कूल, पब्लिक स्कूल पब्लिक स्कूल, इस तरह से लिख लेना है जैसा हमने समझाया। अपना वीडियो को बैक करके फिर से देख लेना कि कैसे हम अरेंज करते हैं, कैसे लिखते हैं। तो 1s के बाद बच्चों 2s, 2s के बाद 2p, 2p के बाद 3s, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s। तो अब हमको, जबकि हमको 3p तक ही काम इसमें हो जाता है आर्गन का। तो बच्चों देखो s कितना रख सकता है? 2। फिर यहाँ s है, s 2 रख सकता है। p की कैपेसिटी कितनी बताई गई? 6। फिर s की कैपेसिटी कितनी बताई गई? 2।
और ये पी है, पी की कैपेसिटी कितनी है 6। अब गिन के देखो 2 + 2 4, 4 + 6 10, 10 + 2 12, 12 + 6 18, हमको 18 ही पुराना था और ये पुर गया। अब आओ, ये पहला जो कक्षा 1 बताता है कि हम पहला कक्षा हैं, और पहला कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, ऊपर में जो रखा होता है वो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, ये 2 हो गई। दूसरी कक्षा यहाँ तक पूरे के पूरे आ रही है, जिसमें 2 2 लिखा हुआ है तो दूसरी उप कक्षा हो गई। दूसरी कक्षा हुई, दूसरी कक्षा में यहाँ पे S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, S उप कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और P उप कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। तो दोनों मिला के बच्चों कितना हो गई दूसरी कक्षा में? दूसरी कक्षा में हो गई 8। चलो तीसरी में आ जाओ। तीसरी कक्षा में 2 उपकक्षा है, एक S है और एक P है। तो तीसरी कक्षा के S उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और तीसरी कक्षा के P उपकक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। तो दोनों मिला के कितने हो गए बच्चे? 8। ठीक है, ये हो गए। ठीक है, अगले वीडियो में हम क्या करेंगे बच्चों, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता सीखेंगे। बच्चों संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता आप सीख जाते हो तो जैसे देखो, मान लो कि ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, तो कार्बन की संयोजकता जो होती है वो 4 होती है और ऑक्सीजन की होती है 2। तो इसको इंटरचेंज कर दो। ठीक है, तो लिखो C पे क्या लिखोगे? 2 लिखोगे और O पे कितना लिखोगे? 4। तो देखो इसको तुम काट सकते हो, 2 2 जा 4। तो यहाँ पे C कुछ नहीं बचा, एक बचा, एक को लिखते नहीं हैं हम, और ये O के बाद क्या बचा? 2। तो देखो क्या बना? CO2। एक और देख लो कि मान लो आपके पास कार्बन है, ठीक है, और ये क्लोरीन है। तो क्लोरीन का होता है बच्चों 1 संयोजकता, अब हम कल सिखाएंगे संयोजकता क्या होता है, और इसका होता है 4। तो इंटरचेंज कर दो बच्चे। ठीक है, तो क्लोरीन पे क्या लिखना है? 1, सॉरी कार्बन पे 1 लिखना है और क्लोरीन पे क्या लिखना है? 4। तो 1 तो लिखा जाता नहीं है, तो C हो गया और Cl क्या हो गया? 4। अब जैसे देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का 2 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इंटरचेंज करो। ठीक है, तो ये हो गया H के बाद 2, O के बाद 1, 1 लिखो या ना लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखो H2O सूत्र कैसे बना, ये CCl कैसे बना, CO2 कैसे बना। तो हम यहाँ पे सूत्र कैसे बनता है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले सीखो, फिर संयोजकता सीखो। संयोजकता और संयोजन आपको आ गया तो फिर उसके आधार पे आप ये जो भी हैं अनुसूत्र निकलते हैं वो निकालना सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, वीडियो अगर आपको ज़रा से भी इसमें डाउट हो रही है तो इसको बैक कर के, ठीक है, वीडियो पॉज करके आप इसे देख लेना। बाकी हम क्या करेंगे, इसका जो नोट है उसका PDF डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप इसे रिवीजन कर लो, क्योंकि हम जब 10th का केमिस्ट्री का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पे बच्चों सूत्र की ज़रूरत पड़ती है, और सूत्र इसी सबसे ना ठीक होगा। तो पहले इसको कंप्लीट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तब तक अपना ख्याल रखो, स्वस्थ रहो और एग्ज़ाम की तैयारी करते रहो। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।